बुरा न मानो तो एक ज़ाती सवाल पूछ लूं? वीरा ने कहा। जरूर पूछो, मैं खुशी से उसका जवाब दूंगा। तुम अल्लाह पर बहुत ज्यादा तवक्कल करते हो, मगर अमली तौर पर बहुत ज्यादा मजहबी नजर नहीं आते। ये बात एक अरसे से मेरे जहन में खटक रही थी, लेकिन तुमसे कुछ पूछते हुए मैं हिचकिचाती थी। मैं खुद मजहब से बहुत दूर बल्कि बड़ी हद तक लाताल्लुक हूँ, इसलिए खुद को किसी और के तौर तरीकों के बारे में सवाल करने का हकदार नहीं समझती। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं मजहब से दूर हूँ? अव्वल खान ने मुस्कुरा कर सवाल किया। गजाला अपने कमरे में बाकायदगी से नमाज पढ़ती है। सुल्तान शाह घर पर मौजूद होता है तो हर जुमे की दोपहर बहुत एहतमाम से मस्जिद जाता है। कभी कभार घर पर भी नमाज पढ़ लेता है। हद यह है कि शराब नोशी तर्क करने के बाद डैनी ने भी किसी किसी जुमे को मस्जिद जाना शुरू कर दिया, मगर मैंने तुम्हें कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। खूब, अव्वल खान ने कहका लगाकर कहा। तुम्हारा मुशाहिदा बहुत अच्छा है। दरअसल ये तीनों दिन रात तुम्हारे साथ रहते हैं, इनके मामूलात तुम्हारे सामने हैं। मैं अलग घर में रहता हूँ, मेरे बारे में मेरे बीवी बच्चे ज्यादा जानते हैं। मैं इबादत में नुमाइश या दिखावे का कायल नहीं हूँ। वक्त होता है तो मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नमाज का वक्त निकल गया हो और मैं यहाँ बैठा रह गया हूँ। वक्त निकलने से पहले मैं खामोशी से उठकर चला जाता हूँ। एक सिपाही की तरबियत में इबादत और तज़किया नफ्स का बुनियादी किरदार होता है। मैं इब्तिदा से इसका आदी हूँ। अच्छा हुआ कि आज ये बात भी साफ हो गई। सुल्तान शाह फिजा में हाथ लहरा कर बोला। पता नहीं वीरा अपने दिल में क्या कुछ सोचती रही होगी। सोचती रही है खालिक और मखलूक का मामला है, इसमें किसी को वीरा की तस्दीक की जरूरत नहीं है। मैंने रुखाई से कहा। इस बेचारी के बारे में ऐसा ना कहो, सुल्तान शाह बोला। इसने तुम्हारे नमाजी होने की तस्दीक की है। इस बेचारी को तुम ही चारा डालते रहो, मुझे उसकी किसी तस्दीक या तरदीद की परवाह नहीं है। मैं जो हूं वही रहूंगा। हमारी वो झड़प वहीं खत्म हो गई। मेरे मोबाइल की धीमी घंटी ने सबको खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया था। हाँ निक, क्या हाल है? मैंने उसकी आवाज पहचान कर खुशदिली से पूछा। कर्नल, तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है? निक की आवाज से संजीदगी मुतरश्शित थी। किस बारे में? मैंने तजाहल आरफाना से काम लेते हुए पूछा। हमारे दरमियान सिर्फ एक डील है, सोबराज और डैनी। तुम डैनी को कितनी देर में मेरे हवाले कर रहे हो? इतनी बेसब्री से काम ना लो, सोबराज को आ जाने दो। सोबराज आ चुका है, निक ने मेरी बात काट कर कहा, और एयरपोर्ट से आते हुए रास्ते में अपने 3 मुलाजमों समेत मारा गया है। मुझे हैरत हुई कि इस अहम तरीन मामले में उसकी मालूमात अधूरी थी। अपने आदमियों के हमले को सोबराज का अंजाम समझकर वो मुझे फोन कर बैठा था। उसे किसने मार दिया? मैंने अनजान बनकर पूछा। ये गैर जरूरी सवाल है। उसे मरना था और वो मार दिया गया। मैं तुम्हारी इस इत्तला पर कैसे एतबार कर लूं? क्या मेरा कुछ कह देना काफी नहीं है? उसकी आवाज तुरुश हो गई। साफ जाहिर हो रहा था कि वो चाय वारदात की ताज़ा तरीन सूरत हाल से बेखबर था। उसने अपने कमांडोज की दी हुई उस इत्तला को दुरुस्त मान लिया था कि वो सोबराज और उसके मुलाजमों को रास्ते में बेदर्दी से मार आए थे। मेरा दिल चाहा कि उसे सही सूरत अहवाल बताकर शर्मिंदा करूं, लेकिन वो बहुत नाजुक मामला था। मेरी तरफ से इतनी ज्यादा बाखबरी का इजहार उसके दिल में शुबहात पैदा कर सकता था। बेहतर यही था कि उसकी कही हुई बातें सुनी जाएं। इस वक्त इसका दिमाग ऊंचा उड़ रहा था। अगर तुम्हारी दी हुई इत्तला दुरुस्त है तो थोड़ी देर में ये खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैल जाएगी। तुम बेअतबारी जाहिर करके मेरी तौहीन कर रहे हो। ये तुम्हारी सोच का कसूर है। तुमने खुद जोर देकर कहा था कि सोबराज की आमद की इत्तला मुझे अखबारों से मिलेगी। अब तुम उसकी मौत की खबर सुना रहे हो। तुम्हें बता दिया गया था कि उसकी गद्दारी नाकाबिले मुआफी थी। किसी को सजा देने का फैसला कर लिया जाए तो हम उस पर अमल करने में देर नहीं करते। उसे तुम्हारे आदमियों ने मारा है? मैंने पूछा। यह भी गैर जरूरी सवाल है। इन बातों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम उसकी वापसी के ख्वाहां थे, वो वापस आ चुका है। मैं फिर कहूंगा कि जरा इंतजार करो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी दी हुई बीगन मेरा काम बहुत आसान कर देगी। क्या वो बीगन इस वक्त भी तुम्हारे पास है? उसका सवाल इश्तबा अमेज था। मैं इसे अपने गले में लटकाए नहीं फिर रहा। वो एक बेमिसाल हथियार है। मैंने उसे एहतियात से एक महफूज मकाम पर रख दिया है। जरूरत के वक्त उसे निकाल लूंगा। वो गन तुम्हें रखने के लिए नहीं दी गई थी। उसका वो जला कटा तबसरा बिल्कुल बेसाख्ता था। वो कह रहा था जब तक डैनी का किस्सा पाक नहीं हो जाता उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए। तुम तो इस तरह इसरार कर रहे हो जैसे उसमें कोई बग लगा हुआ हो। मौका पाते ही मैंने चुटकी लेने वाले अंदाज में कहा, ये क्या वाहियात बातें कर रहे हो? मेरी जुबान से वो हकीकत सुनकर निक की खोपड़ी चटकी। हमें इसमें कोई बग लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं होगी, लेकिन तुम उसके साथ रखने पर तो इसी तरह इसरार कर रहे हो। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वो इंतहाई खुफिया और अहम हथियार है। मैं इसके गुम होने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो मेरी डैनी से ज्यादा कीमती है। उसे तुम्हारे कब्जे में रहना चाहिए। तुमको हर हाल में उसे बाहिफाजत लौटाना होगा।
मैं इसे अपने गले का हार नहीं बना सकता, मेरे दो टुक लहजे में कहा। तुमने ये बातें पहले बता दी होती तो मैं उसे हाथ भी न लगाता। वो तुम्हें जूं कि तुम वापस मिलेगी। तुमको मालूम है कि मैं कोई राह चलता आदमी नहीं हूं, मेरे अपने भी कुछ वसाइल हैं। मैंने बीगन की जांच पड़ताल की है, वो एक मुश्तबा हथियार है। वो बीगन के बारे में जरूरत से ज्यादा फैल रहा था। मैंने फौरी फैसले के तहत जारहाना तेवर इख्तियार कर लिए और उसे बता दिया कि मैं अकल से कोरा नहीं था। मेरा इल्जाम सुनकर वो चंद सानियों तक कुछ नहीं बोल सका। फिर उसकी थकी हुई आवाज उभरी, कि तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं मान सकता कि बीगन में कोई डिवाइस भी लगी हुई है। हमने वो हथियार मदद के तौर पर तुम्हारे हवाले किया था। अमेरिकी इमदाद ऐसी ही होती है, मैंने कड़वे लहजे में कहा। इसके पर्दे में कोई ना कोई खुफिया मकसद कार फरमा होता है। मेरी हालात ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि बीगन से ताकतवर रेडियाई सिग्नल खारिज हो रहे हैं। मेरी सतमी जवाब ने निक को पसपाई पर मजबूर कर दिया। उसकी मुदाफाना आवाज आई, तुम यकीन करो कि मैं ऐसी किसी डिवाइस के वजूद से लाइल्म हूं। एडी ने वो गन मुझे दी और मैंने उसे तुम्हारे हवाले कर दिया। एडी ने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे पहले ही उस गन पर शुबा हुआ था। मैंने तुमसे कहा था कि चींटी को पैर से मसलना मुमकिन हो तो इस पर तोप का गोला दागने की क्या जरूरत है। मुझे मालूम है कि तुम लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा करने का अंजाम क्या होता है। मैंने तुम्हारे पास से आते ही गन को चेक करवाया था। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैंने चिड़चिड़ लहजा में कहा। तुम होशियार अफसर हो, निका लहजा कुछ खिसियाया हुआ सा था। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत नाम पैदा करते हैं, इसीलिए मेरे बड़े ताउन तुम्हारा हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। तुमको धोखा या फरेब देना आसान नहीं है। दोस्ती के ख्वाहिशमंद ऐसी बददियानती नहीं करते। यह बताओ कि बीगन में 10 बालात की मदद से मेरे बारे में अब तक क्या मालूम कर सके हो? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे सामने कसम खा सकता हूं कि मेरे फरिश्तों को भी किसी बग का इल्म नहीं है। एडीबी FBI का आदमी था। तुम यहाँ अपने महकमे के रहायशी निगरान हो। तुम लाइल्म हो। इससे क्या मैं ये नतीजा अखज़ कर लूँ कि यहाँ FBI का कोई और मुतवाज़िद दफ्तर भी चल रहा है जिसका वजूद से तुम बेखबर हो? ऐसा नहीं है। उसका लहजा पुरयकीन था। लम्हा भर तवक्कुफ के बाद उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आजकल के हालात बहुत ही सास हैं, दूर दूर तक काम करते हैं। मुझे अब भी शुबा है कि बीगन में कोई खुफिया आला नस्ब होगा। अगर वो लगाया गया है तो जरूरी नहीं कि इसके सिग्नल कराची या पाकिस्तान ही में रिसीव किए जाएं। खलाई राब्तों के जरिए ऐसे सिग्नल सरहदों से बाहर हजारों मील की दूरी पर भी वसूल किए जा सकते हैं। हजारों मील दूर बैठे हुए लोगों को कराची का जोग्राफिया मालूम होगा और ना वो ये जानते होंगे कि कर्नल दावर के ठिकाने कहाँ कहाँ हैं। तुमको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये चीजें मामूल से हटी हुई हरकतों सकनात को नोट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कल रात से अब तक कुछ हुआ होता तो इसकी इत्तला मुझे जरूर मिलती। एडी ने यह काम मुझसे बाला ही बाला किया है। तुमने बीगन से छुटकारा पा लिया, अब तुम हर तरह से आजाद हो। मेरे भड़कने का अंदाजा लगा लेने के बाद वो मेरी दिलजोई पर उतर आया था। तुमने गैर जरूरी तौर पर बीगन के खास वकारा मुझे बताकर मेरे दिल में शकूक को शुबहात पैदा कर दिए थे, जो आखिरकार दुरुस्त साबित हुए। मैं अपने डिसिप्लिन से मजबूर था। मैंने कठपुतली की तरह वो सारी बातें तुम्हारे सामने दोहराती जो एडी ने मुझे बताई थी। आखिर वो इस हरकत से क्या मकसद हासिल करना चाह रहा था? वो मुझसे मशवरा करता तो मैं इसकी तजवीज़ मुस्तरद कर देता। शायद उसे उम्मीद रही हो कि इस तरह उसे वो जगह मालूम हो जाएगी जहां तुमने डैनी को कैद रखा है। इसके लिए तुम्हारी या किसी और की आवाज़ें सुनने की जरूरत नहीं थी। बस ये मालूम करने की जरूरत थी कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो। इन्हीं जगहों में डैनी का कैद खाना भी शामिल होता। यह तुम्हारा अंदाज़ा है या तुम हकायक बता रहे हो? ये मेरा अंदाज़ा है जो हकायक से बहुत करीब होगा। मैं अपने महकमे और उसके अफसरान के तरीक़ाकार से वाकिफ़ हूँ। मेरा तजर्बा वही बताता है जो मैं कह चुका हूँ। एडी नापसंदीदा आदमी था। उसने कराची में रुककर इस मुफाहमत को नुकसान पहुंचाया है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान पैदा हो चुकी थी। एडी यहाँ से चला गया। उसकी दी हुई बीगन को एक गोशे में डालकर तुमने अज़खुद नाकारा कर दिया। अब इन बातों को भूल जाओ। इन कामों में ऐसा होता रहता है। बाज़-औक़ात आदमी अपने साए पर भी एतबार नहीं करता। मैं कोई बेनाम साया नहीं, एक जीता जागता इंसान हूँ। साए ज्यादती होने पर एहतजाज नहीं करते। मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। उसे नहीं तो मुझे मुआफ़ कर दो। उसके चले जाने के बाद अब तुम्हारा वास्ता मुझसे है। मैं बिला वजह की तलखियों से फिजा नहीं बिगाड़ना चाहता। तुमको ये बात एडी को समझानी चाहिए थी। तुमको मालूम है कि अफसर पर तनकीद करना कितना मुश्किल काम होता है। तुम फौज में रहे हो, वहां सिर्फ हुक्म की तामील की जाती है, कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं होती। उसने गुफ्तगू की इब्तिदा खासी रौनत और सर्द महरी से की थी। उसके साथ हर बार यही होता था। इब्तिदा में वो अपने खौल में सिमटा रहने की कोशिश करता था, लेकिन थोड़ी देर की जुबानी अखाड़ पछाड़ के बाद खुद ही राय राज पर आ जाता था।
मैंने उसके अंदाज में पैदा होने वाली इस खुशगवार तब्दीली से फायदा उठाते हुए कहा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि सोबराज को मारने वाले कौन थे। देखो कर्नल, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अपनी ऊंची उड़ान से उतर आने के बावजूद वो इस बारे में जुबान खोलने पर आमादा नहीं था। वो कह रहा था, तुम्हारी शर्त ये थी कि वो पाकिस्तान वापस लौट आए ताकि तुम उससे अपना हिसाब बेबाक कर सको। मैंने ये शर्त पूरी कर दी। वो खामोशी से लौट आया। अब अगर किसी और ने उसे तुम्हारा हिसाब बराबर कर दिया तो तुम्हें तजस्सुस में पड़ने की बजाय खुश होना चाहिए कि तुमने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। तुम्हारा एक बड़ा काम खुद ब खुद आसान हो चुका है। अगर मैं ये कहूं कि इस पर कातलाना हमला करने वालों की तादाद 2 थी तो तुम क्या कहोगे? मैंने उसे खेलने का इरादा करते हुए कहा, हमला करने वाले 200 भी रहे हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मारने वाली गोली कोई एक ही रही होगी। खूब, मैंने उसके जवाब से माजूज होते हुए कहा, तो तुमको ये मालूम है कि उसे गोली से मारा गया है, गला घोंट कर या तेज धार आले से नहीं मारा गया। तुम बिला वजह बात से बात निकाल रहे हो। उसकी आवाज में बेचैनी तर आई। ये बिला वजह की बातें नहीं हैं। मैंने सुना है कि एयरपोर्ट से आने वाली मर्सिडीज पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की थी। जरा सी देर पहले तो तुम मेरी बात पर एतबार नहीं कर रहे थे, अब यकायक इतनी ज्यादा बाखबरी का इजहार कर रहे हो। आखिर किस्सा क्या है? मेरे अंदाजे गुफ्तगू ने उसे उलझा कर रख दिया था। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं हर बात तुम्हारी जुबान से सुनना चाह रहा था। तुमने चुप साध ली है तो मजबूर होकर मुझे तुम्हारी मालूमात में इजाफा करना पड़ रहा है। एक ही सांस में बता डालो कि क्या क्या मालूम है तुम्हें। वो 2 थे, बड़े इंजन वाली स्याह रंग की भारी मोटरसाइकिल पर सवार थे जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। मैंने बहुत रसानियत से और धीरे धीरे कहा। वो सादा कपड़ों में मलबूस होने के बावजूद अपनी चाल ढाल और तवार से पेशावर लड़ाका मालूम हो रहे थे। गालिब इम्कान ये है कि वो कमांडोज थे। मैं वहां नहीं था, ये सब मेरे इल्म में नहीं है। मैं भी वहां नहीं था, मगर चशमदीद गवाह बता रहे हैं कि वो दोनों सफेद फाम अमरीकी मालूम हो रहे थे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसकी इस्तरारी आवाज से बेचैनी झलक रही थी। वो हमसे गद्दारी का मुर्तकिब हुआ था। हमारे आदमियों ने उसे सजा दी होगी। मुझे यहाँ रहना है, ये सब बातें मेरे इल्म में नहीं थी। एडी ने यहाँ रुक कर पूरा ऑपरेशन प्लान किया और चला गया। मुझे कुछ देर पहले ऑपरेशन मुकम्मल होने की इत्तला मिली है। कल तुम कह रहे थे कि तुम्हारा बोरिया बिस्तर तैयार है, तुम किसी भी वक्त यहाँ से कूच कर सकते हो। अब कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ रहना है। ये बात टॉम, निक या एडी की नहीं है। मैं ओहदे की बात कर रहा हूँ। रेजिडेंट ऑफिसर को यहाँ रहना होता है। मैं गया तो मेरी जगह लेने के लिए कोई और आ जाएगा। यहाँ रहने वालों को जरूरत से ज्यादा बाखबर रखने में खतरात मुस्मर हो जाते हैं। अपनी सरगर्मियों के अलावा मुझे सिर्फ वही बातें मालूम होती हैं जिनका जानना नागुजीर हो। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें सोबराज पर वार करने वालों और उनके तरीकाकार के बारे में कुछ नहीं बताया गया? ये सब काम एडी ने बाला ही बाला किए थे। तुम्हें सिर्फ इतना बताया गया है कि सोबराज को रास्ते में मार दिया गया। बिल्कुल यही बात है। उसने पुरजोर लहजे में मेरी बात की तायद की। तो फिर कान खोल कर सुन लो कि तुम्हें नाकस मालूमात फराम की गई हैं। क्या यह इत्तला गलत है? उसने बेसाख्ता पूछा। गलत नहीं, अधूरी है। रेडियो और टेलीविजन सुनते रहो, असल खबर सामने आएगी तो तुम्हारी खोपड़ी चकरा कर रह जाएगी। तुम क्यों नहीं बताते कि असल खबर क्या है? उसने मुतालबा किया। माय डियर निक, तुम्हारी तरह मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं हर बात नहीं बता सकता। तुम बेफिक्र रहो। डैनी के बारे में मेरा और तुम्हारा मुआहदा बरकरार है। मुनासिब वक्त आते ही मैं तुम्हारा मतलूब आदमी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम बिला वजह मुझे उलझन और ज़हनी अजियत में डाल रहे हो। कोई अहम बात तुम्हें मालूम है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते? मैंने जो कुछ बताया है फिलहाल वही काफ़ी है। अब कल बात होगी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जहन में एक गिरा पड़ जाने के बाद वो बार बार असल बात जानने के लिए असरार करेगा। मैं इस वक्त इसे ये खबर देने के मूड में नहीं था कि सोबराज कातलाना हमले में बच गया था। मैंने उसकी काल का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। हैरत है कि वो हमले की नाकामी से बाखबर नहीं है। अव्वल खान ने ताज्जुब से कहा। मेरे एक तरफा मुकालमे सुनकर सब ने असल सूरत अहवाल का सही अंदाज़ा लगा लिया था। ये FBI में पाई जाने वाली ब्यूरोक्रेसी का कमाल है। मैंने हंसकर जवाब दिया। महकमे जितने बड़े होते हैं इनमें अथॉरिटी के इतने ही ज्यादा झगड़े और बखेड़े होते हैं। हदूद और इख्तियारात के चक्कर में निक बाज अहम बातों से बेखबर है। उसे सिर्फ इतना बताया गया है कि रास्ते में हमला करके सोबराज को इसके मुलाजमों समेत ठिकाने लगा दिया गया है। ये लोग एक तरफ मरीख और सूरज की खबरें लाते हैं, दूसरी तरफ ये हाल है कि इन्हें ठोस जमीनी हकायक का भी इल्म नहीं हो पाता। गजाला ने मुदासाना लहजे में कहा। हैरत है कि इस संगीन तजादात के बावजूद 4 दांग में इनका रोब और दबदबा है। किसी को मारने और भाग निकलने में साइंस का कोई दखल नहीं होता। वीरा ने हंसते हुए कहा। जब साइंस साथ न दे रही हो तो ये बेचारे मार खा जाते हैं। निक ने मुझसे गुफ्तगू के दौरान में अपनी बेखबरी के जवाब का भरपूर दिफा किया था।
लेकिन मुझे यकीन था कि उसे खुद भी इस बारे में मलाल हुआ होगा। केडी ने सोबराज के खात्मे के सिलसिले में उसे पूरी तरह एतमाद में नहीं लिया था। जब उसे यह पता चलता कि सोबराज पर किया जाने वाला हमला नाकाम रहा था तो बेबसी से अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाता। इस वक्त उसे सही अंदाजा होता कि मुझसे फोन पर बात करके उसने कितनी बड़ी हमाकत का इर्तिकाब किया था। सोबराज के बच जाने में उसके अपने नसीब की खूबी भी शामिल है। अव्वल खान ने कहा, कमांडोज कितने ही गए गुजरे क्यों न हो, आम आदमी से कहीं ज्यादा फुर्तीले और मशाक होते हैं। मेरे लिए यकीन करना दुश्वार था कि सोबराज महज जख्मी होकर बच गया। अगर सोबराज के सितारे इतने अच्छे हैं तो हमें भी उससे होशियार रहना पड़ेगा। सुल्तान शाह ने फिक्रमंदी से कहा, सोबराज से ज्यादा मुझे निक की फिक्र हो गई है। अव्वल खान ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, इससे तुम्हारा मुआहदा सोबराज को मारने का नहीं था, वो वापस आ गया है। अब निक तुम्हारा नाटका बंद कर देगा। वो जल्द अज जल्द डैनी को हासिल करना चाहेगा। तुम लोगों का मशवरा शामिल हाल रहा तो मैं इसका मुतालबा पूरा कर दूंगा। इस बात को मजाक में मत टालो, ये संगीन मसला है। कर्नल दावर और निक के मुआहदे की खबरें अमेरिका तक में फैल चुकी हैं। तुम किसी हालत में इस मुआहदे को पूरा नहीं कर सकते। अमेरिका वाले कर्नल दावर की इस वादा खिलाफी पर इसकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। उस बुरे वक्त के लिए हमको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह तशवीश मुझे भी है, लेकिन निक से बात करने के बाद जो सूरत अहवाल सामने आई है उसकी रोशनी में हमारा इस मसले पर सर कबाना जरा कबल अल वक्त है। सोबराज के बारे में कोई खबर आने दो, फिर हम अपने लाहे अमल के बारे में सोचेंगे। सोबराज की खबरों से इस मसले का कोई ताल्लुक नहीं है। अव्वल खान ने जोर देकर कहा, वो पाकिस्तान लौट आया है, अब निक डैनी का तलबगार है। जरा सबर से काम लो, कोई ना कोई ताल्लुक निकल ही आएगा। इस वक्त मेरे पास अव्वल खान के सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था, मगर मेरा दिल अंदर से मुतमईन था। मैं खुद भी अपने इत्मीनान का कोई सबब जानने से कासिर था। आसार कराइन ये बता रहे थे कि निक के बारे में अव्वल खान का अंदेशा हकीकत से बहुत करीब था। शाम हो गई लेकिन सोबराज का कहीं सुराग नहीं मिल सका। इस दौरान में मैंने जलाल से 2 मरतबा फोन पर राब्ता किया। दोनों बार मायूसी हुई। कुछ पता नहीं चल रहा था कि नाकाम कातलाना हमले के बाद सोबराज को जमीन निकल गई या आसमान खा गया था। इस वक्त तक सोबराज, इसके मुलाजमीन और राजमहल को मिली हुई तमाम सरकारी मराहत बरकरार थी। कोई सरकारी एहलकार राजमहल का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जलाल के स्टाफ के 2 अफराद ने अपनी मुलाजमतों को दाव पर लगाकर राजमहल की निगरानी का काम संभाला हुआ था। जलाल को एतराफ़ था कि महकमा दाखिला के वाज़ेह तरीन अहकाम को नज़रअंदाज करके उसके दोनों मातहतों ने बहुत बेजिगरी का मुजाहरा किया था। इस कड़े वक्त में इन दोनों को इखलाकी आनत की जरूरत थी। इनको अपनी खुली हमायत का यकीन दिलाने के लिए वो खुद भी मैदान में उतरा हुआ था और अपनी गाड़ी में दूर दूर से राजमहल का तवाफ कर रहा था। वो तीनों रिज़्क़ और रोज़ी के हसूल से ज्यादा अपनी धुन के पक्के थे। तीनों को पूरा यकीन था कि सोबराज एक बदमाश सियासतदान था जो मुल्क के बदतरीन दुश्मनों के हाथों में खिलौना बना हुआ था। उसको इसके अंजाम तक पहुंचाना इनके मनसबी फराइज में शामिल था। वो सोबराज को मिली हुई राहतों से जरा भी खौफजदा नहीं थे। इनको मालूम हो चुका था कि उसने जोड़ तोड़ की सियासत के जरिए ऐसा मकाम हासिल कर लिया था जिसका वो जरा भी मुस्तहिक नहीं था। इसके गुण रफ्ता रफ्ता इनके सामने आ रहे थे। वो जानते थे कि आखिरकार सोबराज का वो तिलिस्म टूट जाएगा, इससे सारी मराहत वापस ले ली जाएगी। वो बस वक्त का खेल था। वो मराहत के खात्मे के इंतजार में अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे।